This meeting is being recorded. शंपा जी, आपका एक बार मैं फिर से स्वागत करती हूँ अपने ज्ञान के सत्र में। आज शंपा जी हमें स्पिरिचुअल ईगो के बारे में बताने वाली है, जो देखने में तो ऐसा लगता है कोई खास बात नहीं है उसमें, और ऐसा लगता है शायद हमें ये सब नहीं छुएगा, दूसरे को होता है, ये हमें नहीं, मैं तो इससे बची हुई हूँ। आज उसके बारे में हमें बताएंगी स्वयं शंपा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू शंपा जी। थैंक यू प्रज्ञा जी। ये स्पिरिचुअल ईगो बड़ा मजेदार रहता है और मैं आपको एक छोटा सा प्रेजेंटेशन के साथ दिखाना चाहूंगी। ये शुरू में मुझे हमारे प्रज्ञा जी ने स्पिरिचुअल ईगो, लेजीनेस एंड डिप्रेशन बोला था, तो मैंने वही लिखा हुआ है। और बाद में मैंने देखा कि अपने आप में ये तीनों अलग अलग टॉपिक्स बन जा रही हैं, तो आप सिर्फ सामने का ही नाम देखें, स्पिरिचुअल ईगो। जैसे कि आप देख रहे हो, एक वैनिटी वाली बात बड़ी सुंदर से आ रही है। स्पिरिचुअल ईगो में तो स्पेशली हमें लगता है कि हम कुछ खास ही कर रहे हैं, तो इस चीज को हम जाने। तो सबसे पहले हम जाने कि ये ईगो होता किस तरह से है और किस तरह ये पार्टिसिपेट कर रहा होता है। अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ यूं लगता है कि ईगो इज नॉट रियली व्हाट यू आर। क्या होता है, ये हमारा एक इमेज होता है कि एक जैसे सोसाइटी में दिखाने के लिए हम लोगों ने एक मास्क जैसे धारण किया होता है, और ये ईगो किस पर चल रहा होता है, एक अप्रूवल। जैसे सब आपको बता रहे होते हैं कि हाँ आप ऐसे हो, आप ये हो। और ईगो का एक और रहता है कि इसको कंट्रोल चाहिए, और उस कंट्रोल और उस पावर से जैसे उसको अपनी अपनी एक पहचान जो है, ईगो को जैसे एक पहचान बना के रखनी पड़ती है, क्योंकि एक्चुअल में जो ईगो है उसको डर लगता है। और वो ईगो और वो जो एक मुखौटा आप कह सकते हो, उस ईगो मुखौटे को सब बनाए रखने के लिए एक पावर की जैसे जरूरत रहती है कि सामने वाला उस पावर से मुझे बार बार बताता चले, प्रूव करता चले कि यस मैं बहुत महान हूँ। ये एक जनरल ईगो की बात हम कर रहे हैं। अब जैसे आप अपने जो लेफ्ट साइड में जो हमारे पिक्चर है उसमें अगर हम देखें, तो जो हमारी जो शुद्ध चेतना है, इंटेलेक्ट जिसको हम कहेंगे, या हमारी आत्मा, हम सोल के अगर दिल में हम कहें तो सोल, तो वो जो है वो बड़ी पवित्र है। ये दोनों जगह जो है वो बिल्कुल शुद्ध स्वरूप रहता है। लेकिन उसके बाहर आस पास जो है हमें कैसे इफेक्ट वो क्रिएट कर रहा है, कोई इम्प्रेशन हो गया, कवर करना, और उसी के बाहर कब धीरे से ये प्यारा वाला हमारा ईगो आ जाता है वो हमें नहीं पता लगता। जो शुद्ध आत्मा है उसके अपनी ही वर्च्यूज रहती हैं, उसके अपने ही गुण रहते हैं, क्वालिटीज रहती हैं। लेकिन जैसे कि हमें पता है, हम लोग क्या सोचते हैं कि कुछ भी चीज है उसके ऊपर हम लोग एक एक्सपेक्टेशन बना देते हैं, ऐसा होना चाहिए समाज के हिसाब से, बातों के हिसाब से। तो वो क्या हो जाता है, वो बन जाता है हमारा डिफेक्ट। और सबको ही हम लोग अपने अपने हिसाब से सीखने आए हैं, तो डिफेक्ट तो कोई बात नहीं, चलती है बातें। उस डिफेक्ट के ऊपर हम लोग ईगो उसके ऊपर, क्योंकि वहां पे आ गया डर कि मेरे अंदर कुछ तो गलत है। अब उसके ऊपर उसको कवर करने के लिए मैं तो मेरे अंदर ये जो बात है वो बहुत महान है, इस तरह से करते हुए हम लोग कवर जो करने लग जाते हैं, वो बन जाता है हमारा ईगो। वैसे इन जनरल में इस ईगो की कई तरह की डेफिनेशन रहती है। ये ईगो जिसको हम अभी अहंकार के रूप में हम जान रहे हैं, इन जनरल भाषा में जब हम ईगो कहते हैं वो होता है एक पहचान। क्योंकि अब एक आत्मा के रूप में हम बहुत विशाल है, बहुत ज्यादा बड़े हैं,
और अलग-अलग तरीके से हम अपने आप को अनुभव लेते हुए, ज्ञान को लेते हुए, जानते हुए अपने आप को चलते आ रहे हैं। तो एक जो ये अभी का स्वरूप है, उस स्वरूप को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए भी उस टर्म को ईगो कहा जाता है कि मैं हूँ, इस चीज़ का महसूस करना, मैं हूँ, ये मेरी पहचान है, इसको भी हम ईगो कहते हैं। लेकिन अभी हम उस ईगो से थोड़ा-सा ऊपर हट के कर रहे हैं। अभी जिस ईगो की बात हम कर रहे हैं वो है अहंकार। मैं हूँ और मैं कुछ ख़ास ही हूँ, मेरे अंदर की जो ख़ासियत है वो मुझे खुद तो मेरे होनेपन को बताती ही है, पर कहीं बाकियों के होनेपन से मैं उनसे श्रेष्ठ हूँ। ये वाली बात जो है, वो जो आती है उसको हम उस ईगो, उस अहंकार से बात कर रहे हैं। नहीं तो अपने होनेपन को जानना ही अपने आप में ईगो है, लेकिन हम उससे भी आगे की बातें कर रहे हैं। अब जैसे ईगो को हमने जाना, जहाँ पर अब ईगो में आ रहे हैं हम स्पिरिचुअल ईगो की बात। जो सबसे बड़ा खतरनाक रास्ता हमारे स्पिरिचुअल रास्ते में होता है वो है कि जब हमारा अहंकार, जो हमारा ईगो है, वो जब स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाता है, तो क्या होता है कि ईगो को लगता है कि हाँ, बहुत अच्छी बात है कि मैं तो बड़ा ही स्पिरिचुअली इवॉल्व हो गया, यानी कि मैं आध्यात्म के क्षेत्र में बहुत ही उन्नत कर चुका हूँ और अपने आप को महत्वपूर्ण समझना और जैसे वो इन कंट्रोल है, वो सब चीज़ों को संभाल सकता है, कंट्रोल कर सकता है और ऐसी स्थिति में अपने आप को जो एनलाइटेंड ईगो है कि यस मैं कुछ हूँ, उसमें से अपने आप को छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो विज़डम है, विज़डम यानी कि जो हमारी बुद्धि, जो ज्ञान, वो सस्ती नहीं। क्यों? क्योंकि ये बुद्धि, ये ज्ञान कहाँ से आता है? जब आप सबसे पहले ईगो को अपना जान लेते हो, अपने अंदर की घृणा को जान लेते हो, अपने अंदर की इच्छाओं को जान लेते हो, शांति में अकेले में बैठते हो और लाइफ के बड़े खतरनाक वाले लेसन्स को जब सीखते हो, तब जाके ये बुद्धि आती है और वही बुद्धि से ही आप इस ईगो की पहचान कर पाते हो। नहीं तो ये ईगो जो है वो इतने सटल, स्पेशली स्पिरिचुअल ईगो इतनी सटल रूप से रहता है कि इतनी आराम से शांति से बना रहता है कि लगता है कि कुछ है ही नहीं, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ ईगो के लिए, स्पिरिचुअल ईगो के लिए स्पेशली अभी यहाँ पर हम लोगों के बड़े ही जितने हम लोगों के धर्म ग्रंथ रहे हैं, उन ग्रंथों में भी अहंकार के रूप में बड़े उसके मजेदार मजेदार कहानियां रही हैं। तो अभी आप जैसे देख सकते हैं कि हमारे हनुमान जी की या फिर ज्ञानी की है कि आमतौर पर जो ईगो है वो तो शायद जल जाए और उसको शांति मिल जाए, लेकिन जो स्पिरिचुअल ईगो है, यानी कि जो हम लोगों के अपने आप को, जो आत्मा को, एक अहंकार, एक ईगो की भी मैं एक बहुत ही आध्यात्मिक हूँ, वो क्या होता है आधा जलता है और वो नेक्स्ट लाइफ साइकिल में भी उसका पास ऑन होने का चांस रहता है, जो कि काफी खतरनाक है। क्योंकि आम तो जैसे है, आम एक जन्म में मान लीजिए अहंकार आया तो जब डेथ हुई तो रियलाइजेशन हो गया, लेकिन जो स्पिरिचुअल ईगो है उसको पकड़ पाना ही बड़ा मुश्किल है। तो अभी जैसे इसमें कितनी कथा कहानियों में है कि जैसे भीम है तो भीम को बहुत अहंकार अपने शरीर में, अब देखिए ये स्पिरिचुअल ईगो नहीं है पर एक वैसा अहंकार है कि मेरे शारीरिक शरीर में मेरे बहुत दम है। तो इसीलिए हम देखते हैं श्री कृष्ण उन सबका बहुत ध्यान रखते हैं, बार बार कहते हैं अपने ईगो के क्लीनिंग की व्यवस्था को रखते हैं कि जाओ बेटा जंगल में जाओ, जंगल में से ये लेके आओ। तो वो जंगल में जाते हैं, वहाँ हनुमान जी हमें पता है वृद्ध वानर के रूप में लेटे रहते हैं। तो अब जो भी है अभी जा रहे हैं तो बीच में उनकी पूंछ आ रखी है, तो भीम बोलते हैं कि भैया हटाओ जरा अपनी पूंछ। तो
कहते हैं मैं तो बड़ा ही बूढ़ा सा हूँ, बहुत कमजोर सा हूँ, मुझसे तो नहीं हो रहा है, तुम ही मेरा पूछ हटा दो और चले जाओ। और हमें पता है कि भाई भीम जी हैं वो मतलब पसीने से तर-बतर हो जाते हैं और उसको वो सेंटीमीटर भी नहीं हिला पाते। नहीं पूछ भी अपनी जगह से, पूछ का एक रोआ भी तो अपनी जगह से इधर से उधर नहीं कर पाते। तो जो उनका अहंकार है, वो तुरंत ही धराशायी होता है और वो हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना करते हैं कि आप कौन हैं? आप बताएँ जो आपने मेरे अहंकार को उम, हटाने के लिए ये साधारण सा वानर रूप लिया है। तो वो फिर हनुमान जी प्रकट होते हैं और क्योंकि हमें पता है कि वो दोनों ही पवन पुत्र हैं तो उनको ज्ञान देते हैं, बताते हैं कि जब पवन पुत्र हैं हम, तो हमें वही ज्ञानी होना है, अपने आप को जानना है और जानना, अपने आप को जानना। किस मुहूर्त में मैं क्या सोच रहा हूँ अपने बारे में, इस बारे में पल-पल की जानकारी रखना। यही एक तरीका है जिससे कि आप अपने स्पिरिचुअल ईगो से बच सकते हो। इसी स्पिरिचुअल ईगो का एक और बहुत सुंदर सा है कि कहा जाता है कि श्री राम और जैसे राजाओं के जो मुकुट होते हैं और उनको बड़ा अहंकार होता है कि सर पर रहते हैं और जो पादुकाएं हैं पैरों की वो तो पैरों में रहती हैं तो कहा जाता है उन दोनों के बीच में एक बार झगड़ा हो गया कि भाई मैं ग्रेट हूँ। तो पादुका तो खैर पैर में रहती, वो तो चुपचाप थी। तो बोली मैं तो जो मुकुट है वो कहता है मैं तो सर पे रहता हूँ हमेशा। तो हमें पता है कि श्री राम के समय पर वही जो मुकुट है वो पादुका के स्थान पे रखी गई थी, पैर के जहाँ चप्पल रहते हैं वहाँ। और जो श्री राम के जो खड़ाऊ थे वो ही सिंहासन पर बैठ के जब तक उनका वनवास का समय था तो वही उन्हीं के नाम से पूरा राज्य चला। तो ये सारी हम अलग-अलग स्टेजेस में देखते हैं जहाँ ईगो को अलग-अलग रूप से हम और गहराई से जानते हैं। असल में अगर हम स्पिरिचुअल ईगो को और गहराई से जानने की कोशिश करें तो है क्या? बेसिकली अगर हम ये समझें कि हम बाकियों से बेटर हैं, हम ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, हम ज़्यादा आध्यात्मिक हैं और बाकी के लोग जो हैं वो आपसे नीचे हैं। वो कम आध्यात्मिक रूप से जागृत हुए हैं या फिर बेचारे जागृत नहीं है, अपने-अपने रास्ते में एक कहते हैं ना ब्लाइंड शीप के तरह बस चलते आ रहे हैं, वो मतलब कम है अपने आप से, उसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल ईगो, राइट? तो कैसे पता लगेगा स्पिरिचुअल ईगो के साइंस? सबसे पहले है हमारा स्पिरिचुअल सुपीरियरिटी कि मैं जो हूँ, वो बाकियों से सुपीरियर हूँ, मैं बेटर हूँ, खास हूँ। और फिर हम क्या करेंगे? दूसरों को हम जज करेंगे। ईगो का पहचान कैसे होगा? कि बाकी जो है वो थोड़े कम जागृत, मैं स्पिरिचुअल में काफ़ी उन्नत हूँ, सुपीरियर हूँ, बेटर हूँ, सबसे ज़्यादा उन्नत हूँ और बाकी जो है वो थोड़े कम जागृत हैं। फिर हमारा रहता है कि लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। बड़ी हैरानी वाली बात लगती है ना, कहाँ तो ईगो के लिए हम लोग कहते हैं कि भैया वो तो जागृत ज़्यादा है, लेकिन उल्टा हो रहा है यहाँ पे। अपने बारे में जब हमारे अंदर ये अहंकार आ जाता है तो हम क्या कर रहे हैं इसकी जैसे जागृति हमारे अंदर कम होने लगती है। तो इसीलिए हम लोगों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि कैसे हम अपने अंदर की अवेयरनेस को, अपने अंदर की जागृति को बनाए रखें। तो यहाँ पर सबसे पहला ज़रूरी एक स्टेप है, ये बोलना हम अपने आप को बंद कर दें कि हम कितने ज़्यादा सेल्फ अवेयर हैं। क्योंकि ये तो ऑब्जर्व करने वाली बात है, इसको हम देखते हुए चलेंगे। और एक और चीज़ कर सकते हैं कि हम बातें करें, डिस्कस करें, जैसे सज्जन संगति की बात करते हैं, कि उनके से बातें करें और वो क्या बता रहे हैं उनको भी ध्यान से सुने, उनकी बातों को भी पूरे महत्वपूर्ण दें। और साथ ही में तीसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हम कर सकते हैं, वो है कि हम अपने एक बंधु, अपने फ्रेंड को रिक्रूट करें यानी कि लगाएँ इस काम के लिए कि जब आपका ईगो सर पर चढ़ रहा हो तो वो याद दिला दें, बेटा आपका ईगो सर पे चढ़वा सवार हो रहा है, तो जाग जाओ।
तो ये चीज जो है ये हम कर सकते हैं, क्योंकि ईगो जब चढ़ता है तो हमारी अपनी ऊपर की जो आत्मज्ञान होता है वो हमारा, हम क्या कर रहे हैं इससे हमारी नजर हट जाती है। फिर जो चौथा चीज हम साइन जो हमारा स्पिरिचुअल ईगो का है वो है यूजिंग स्पिरिचुअलिटी एज जस्टिफिकेशन, क्योंकि आध्यात्म में ऐसा ही होता है, राइट? तो ये जो हम जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि हम आध्यात्मिक हैं तो ऐसा ही होना चाहिए, वो कोई आंसर नहीं है। तो इसीलिए बहुत सुंदर ढंग से ये भी बताया जाता है कि जो सच है, जो सत्य है, उसको किसी जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो जो सत्य है वो उसको जैसे पता है कि वो सच है, तो इसीलिए कभी भी ये कि अगर मान लीजिए किसी ने बताया भी ईगो का या हमें खुद भी लगा, तो कभी भी उसको हमें जस्टिफिकेशन नहीं करना है, हमें शांति से उसे समझना है और गहराई में जाना है। नेक्स्ट ये भी रहता है जजिंग अदर्स फॉर, हम हमारे अंदर स्पिरिचुअल ईगो है, इसकी पहचान दूसरा ये भी होता है कि मान लीजिए कोई इमोशन दिखा रहा है, कोई रो रहा है या कोई ज्यादा ही इमोशन में दिखा रहा है, तो हम उसको कहेंगे ये क्या है, तुम अध्यात्म में होके तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो ये भी हमारा एक ईगो का ही साइन है। और हमेशा इस बात का याद रखेंगे कि ये एक बहुत 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 इम्पोर्टेंट बात है कि आप ध्यान की किसी भी बड़ी अवस्था में क्यों ना हो, किसी ने किसी को हक नहीं दिया है कि हम किसी और को जज करें। क्यों? मैं खुद थेरेपी के लाइन में होने से मैं ये बात आपको इसलिए कह सकती हूँ कि बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं। उन केसेस में कई मुझे बाद में बोलते हैं, आप मेरे बारे में पता नहीं क्या सोच रहे होगे कि मैं, मेरे साथ ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है। तो मैं एक बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है जो मैंने अपने लिए भी जाना है और उनके लिए भी जो सच है वो यही है, बताती हूँ कि अगर तो मैं आपका जितना अपने चक्षु से आप एज अ सोल आप जब इवॉल्व हुए, वहां से जो आपकी जर्नी रही, जो चीजों को आपने जन्म लेके जाना सीखा अनुभव, अगर मैं वो सारा जानूं और फिर मैं आपको बोलूं कि अरे ये आपने गलती की या आप कैसे ऐसे कर सकते हो, तो बात बनती है। और अगर मुझे ऐसा नहीं पता तो मुझे कोई हक नहीं। और सीधी सी बात है, अगर मुझे आपकी पूरी कहानी पता है, पूरी स्टोरी पता है, तो मैं कभी भी आपको जज नहीं करूँगी। ये बात हम सबको समझना है। दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग कि हम लोग ये सोच लेते हैं कि हम जब भी किसी को जज करने लग जाए तो वो हमारा एक पहला स्टेप है अपने आप को चेक करने का कि मैं कितना किसके बारे में जानता हूँ या जानती हूँ। और जब मैं नहीं जानता तो मुझे यह कहाँ से मिला कि मैं इसके बारे में जज कर रहा हूँ। ये भी एक स्पिरिचुअल ईगो का साइन रहता है। देन एक और रहता है कि मैं स्पिरिचुअली ज्यादा उन्नत हूँ, इवॉल्व ज्यादा हूँ, ये भी एक ईगो का साइन रहता है। देन एक और रहता है जो बड़ा इंटरेस्टिंग सा कि जैसे पॉजिटिव मास्क हमेशा जैसे हमने डाला होता है, अरे सब ठीक, फिर तो बहुत ही अच्छा है, जरूरी नहीं है। देखिए हम आध्यात्म में आए हैं तो इसका मतलब है कि हमारे साथ सब कुछ एकदम बस बेस्ट और सबसे अच्छा ही होता जाएगा, जरूरी नहीं। हो सकता है आपको भी गुस्सा आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। आपको भी किसी बात पर कोई पॉइंट पर दुख हो सकता है, उस वक्त आप बैठ के ध्यान कीजिए और आपको और उसके बारे में गहराई में जान सकते हैं। जरूरी नहीं है कि क्योंकि भाई हम अध्यात्म में है तो हम बिल्कुल हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, जरूरी नहीं है। इस चीज को भी हम समझ सकते हैं। देन एक और इम्पोर्टेंट बात रहती है हैविंग अ मसीहा कॉम्प्लेक्स। ये बड़ी बताती हूँ, ये मसीहा कॉम्प्लेक्स क्या रहता है। मसीहा कॉम्प्लेक्स का रहता है कि जैसे मैं मसीहा हूँ, तो मसाया इंग्लिश में बोलेंगे बट मैं हिंदी में बात करें तो मैं मसीहा ही बोलूंगी। मसीहा को जैसे कहते हैं ना कि वो बेचारे जैसे सबका ध्यान रखने वाले, और उसके लिए वो अपनी, जैसे हम जानते हैं, हम जैसे मसीहा हम
ईसा जी को कहते हैं, ईसा मसीह जी को कहते हैं कि उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी। तो अगर ये वाली फीलिंग हमारे अंदर आ रही है कि मैं सबके लिए अपना कुर्बानी दे रही हूँ और मैं सबका ध्यान रख रही हूँ या रख रहा हूँ, ये भी एक बड़े प्यारा वाला हमारे ईगो का साइन रहता है। इस चीज़ के लिए भी हमें ध्यान रखना है और जागृत रहना है। देन हमारा आजकल हमें सबको पता ही है, हमारा एक सोशल मीडिया बड़ा प्यारा रहता है, फेसबुक, हमारे ट्विटर्स और हमारे बड़े सारे ये सारे सोशल मीडिया में चल रहा होता है। वहाँ पर अगर हम अलग-अलग पोस्टिंग डाल रहे हैं कि हम क्या ख़ास हम स्पिरिचुअलिटी में हम कितने आगे तक बढ़े हैं, ये भी एक बड़ा प्यारा-सा हमारा साइन है। देन हम लोगों को ये तो ख़ैर हमारे 18 आदर्श सूत्र में भी बताया गया है कि हमें किसी ख़ास तरीके से जो स्पिरिचुअल पर्सन का जैसा ड्रेस जो है वैसा नहीं धारण करना है, क्योंकि कहीं हम वो पहन के हम इस तरह से भी समझने लगते हैं कि हम बिल्कुल ख़ास है। वो भी एक हमारा स्पिरिचुअल ईगो का वो भी एक साइड रहता है। देन एक और रहता है कि लोग जो है अ, जो आप जिस तरह सोच रहे हो, आप जैसा समझ रहे हो, लोग भी वैसा समझ जाएँगे, जो कि संभव नहीं है। क्योंकि आप जिस तरह से बने हो, आप अद्वितीय हो अपनी तरह से। चाहे वो ध्यान में आपके अंदर वो बात आई है या आपके अलग-अलग जन्मों की वजह से। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि लोग आप जैसा सोचेंगे, तो वो कहीं पर थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब अपने तरीके से ग्रो कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर हमारे एक एंगल से देखेंगे, तो हम खुद काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकेंगे। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो साइकोलॉजिकल फैक्ट है, वो है कि जब हम अपने आप को उन्नति करते हैं, सेल्फ एनहांसमेंट करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हम ध्यान कर रहे हैं या कई और तरीके के हम आध्यात्मिक चीजें कर रहे हैं, तो हम लोगों को कई बार इस बात के लिए हम अपने आप को जैसे हम खुद को ही थोड़ा मूर्ख बना रहे होते हैं कि हम जो है हम तो उन्नति कर रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं, बट एक्चुअल में हम अपनी ईगो को बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम चल रहे हैं तो इसको हम स्पिरिचुअल नार्सिसिज्म कहते हैं और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा जागृत रहना चाहिए, क्योंकि वाक़ई में हम ग्रो कर रहे हैं या हमारा ईगो बढ़ रहा है। इस चीज़ का हमेशा चेक में रखना, इसके बारे में जागृत रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम देख रहे हैं ये सारे एग्ज़ाम्पल्स में भी आत्म जागृति जो है वो की है। उसमें हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हो क्या रहा है मेरे अंदर? मुझे क्या फ़ील हो रहा है? कौन-सी बातें हो रही हैं? तो ये जो ईगो ट्रैप्स है, ईगो ट्रैप्स को हमें हमेशा इसके बारे में हमें सावधान रहना चाहिए। ईगो ट्रैप्स कैसे हमें फँसाती है? देखिए, सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए हमने ये डिसाइड किया कि नहीं मैं अध्यात्म में हूँ, तो मैं जो अ, जब जाऊँगा काम में तो मैं अपने एकदम साधारण सबके साथ में मैं बाइक में जाऊँगा या फिर मैं बस में जाऊँगा, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो इस्तेमाल करूँगा। ठीक है भाई, आपको जो सुझाव आपका है। लेकिन अगर उसके साथ आप जो गाड़ी चला के जा रहा है या गाड़ी लेके जा रहा है, उसको अगर आप जज करने लग जाते हैं, तो जान लो आप ईगो ट्रैप में फँस गए। ये एक जाल की तरह रहता है, जो बड़े आसानी से हम उसमें फँस जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए अब आपने ये देखा कि नहीं यार, जो मैं अ, टीवी में जो ये न्यूज़ चलता है और ये सब जो सीरियल्स चलते हैं, ये दिमाग खराब करते हैं, तो मुझे नहीं देखना। तो इसीलिए आज मैंने डिसाइड किया कि ये अध्यात्म में अगर मुझे सचमुच आगे बढ़ना है, तो मुझे वो टीवी और ये सारा बंद करना है। बंद कर दिया। लेकिन अगर आपने पाया अपने आप को कि अरे आप बैठ के आप तो इधर दूसरे कमरे में बैठे हो और दूसरे कमरे में मान लीजिए कोई टीवी देख रहा है और आप बैठ के यहाँ से उसको जज कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, क्या बुरा हाल है तुम्हारा। अब समझो ये भी एक ईगो का ट्रैप है। अब अगर आपको लगता है कि आध्यात्मिक होने का मतलब है कि हम
कोई किसी के बारे में कोई गॉसिप चल रहा है या कोई न्यूज़ मैगज़ीन चल रहा है, कोई टैबलॉइड चल रहा है, उसको हम नहीं करेंगे, हम उसे ध्यान नहीं देंगे। लेकिन जो ये पढ़ रहा है, उसको अगर आप जज करने लग जा रहे हो, तो फिर से जानो कि आप बड़े प्यार से ईगो के ट्रैप में फँसने लगे हो। अगर आपको लगता है कि क्लासिकल म्यूज़िक सुनना या नेचर की म्यूज़िक सुनना ये आध्यात्मिक ज़्यादा है, और अगर कोई दूसरा मेनस्ट्रीम कोई डिस्को सुन रहा है, पॉप सुन रहा है और उसको आप जज कर रहे हो, तो फिर से आप ईगो ट्रैप में आ रहे हो। इस तरह से अगर आपको लगता है कि योगा करना, वेगन होना या ऑर्गेनिक करना, क्रिस्टल, रेकी ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो, तो वो ज़्यादा आध्यात्मिक है। और बाकी के जो लोग ऐसा नहीं करते, तो उनको अगर आप जज कर रहे हो, तो फिर से आप ईगो ट्रैप में फँस जाओगे। तो बेसिकली आप क्या देख रहे हो? आपके पास चॉइस है। आपको जो आध्यात्मिक लगता है, आपको जो अच्छा लगता है, वो आप बिल्कुल कर सकते हो, उसके बारे में किसी की कोई दो राय नहीं है। दिल से सुनना, दिल की सुनना ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उसको करते हुए अगर आप किसी और को जज करने लग जा रहे हैं, अरे वो ऐसा कर रहा है, अरे वो थोड़ा कम है, नालायक है, कुछ है, तो आप जानो कि आप ईगो के चंगुल में फँस रहे हो। इस चीज़ के लिए हमें एकदम ध्यान, सावधानी रखनी है। इस सब में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कि हम क्या कर जाते हैं कि ध्यान में आते हुए, अध्यात्म में आते हुए हम आध्यात्मिक बाईपासिंग करने लग जाते हैं। बाईपासिंग यानी जो यात्रा, जो ज्ञान हमें लेना है, जो समझना है, कोई इमोशन को समझना है, उस इमोशन को, किसी स्थिति को अगर समझे बगैर हम वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, तो ये जानिए ये स्पिरिचुअल बाईपासिंग है, वो नहीं करना। क्योंकि कोई भी कैसा भी इमोशन है, वो हमारे ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। जब हम किसी और को जब हम कम देखते हैं, नीचे देखते हैं, ये भी हमारी ग्रोथ को रोक रहा होता है। जब हम ज़बरदस्ती किसी को जिसको हम प्यार करते हैं, जैसे हमारा परिवार है, उसको हम उन्नति कराना ही है, तो ज़बरदस्ती हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, ये भी उनकी तो उन्नति नहीं कराता, उल्टा हमारी खींच देता है पीछे। कई बार ऐसा भी हमारे अंदर लगता है कि किसी ने माँगा नहीं है एडवाइस, लेकिन हम लग गए हैं उनको एडवाइस देने में, तो वो भी एक ट्रैप समझ लीजिए, वो भी एक जाल की तरह रहता है। जब हम लोगों को ये लगाते हैं, हमें लगता है कि हम पूरे पृथ्वी में एक ये जो एक करप्शन चल रहा है सोसाइटी का, उसको हम बदल देंगे, रिवॉल्यूशन ले आएँगे, वो समझेंगे हम अगर पूरी तरह से, तो और उसी में लगेगा हमने बहुत काम किया है, तब भी एक ट्रैप आप समझ सकते हैं, क्योंकि असली क्रांति आंतरिक क्रांति होती है। जब तक साथ वाला अपने अंदर से जागृत होने को तैयार नहीं है, हम क्रांति नहीं ला सकते। देन ये भी रहता है कि हम लोग कि सब कुछ जैसे मीनिंगलेस है, तो हम लोग ये भी सोचते हैं कि अब मुझे क्या ध्यान हो रहा है, ध्यान में मैं किस स्थिति में हूँ। स्थिति के चक्कर में भी कई बार हम इस ट्रैप में पड़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों पर हमें ध्यान रखना है और आगे बढ़ते जाना है कि हम जब तक इस चीज़ को क्लियर नहीं करेंगे अपने अंदर से कि कौन-सी बात हम लोगों को रोकती है, अहंकार आती है, उस चीज़ों को हमें रोकना है, अपने अंदर से क्लियर करते जाना है। यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई जा रही है कि जो मेजर हमारा रैबिट होल है, रैबिट होल किसको कहते हैं आमतौर पर जो अ, हमारे कहते हैं ना फिसलन की जगह, वो कहाँ से शुरू होता है? अगर हमें ये लगता है कि हम उस ऊँचाई की स्थिति में पहुँच गए हैं, हम जागृत हो चुके हैं और ईगो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगा, कुछ और ख़ास काम करने को रह नहीं गया है, तब आप जान लीजिए कि आप ईगो के ट्रैप में पड़ गए। क्योंकि
जो जागृत होना है, जो ईगो है वो कुछ ऐसा है कि बार बार इसे ध्यान जानते हुए जागृति को और बढ़ाना पड़ता है। जो पुराना जाना है उसको क्रश करके आगे बढ़ते जाना होता है। ये एक रेगुलर पाथ है डिस्ट्रक्शन का। हमने इतना तक जाना है, उसको भी कचर मचर तोड़ दिया, उससे भी ऊपर उठे। तो जो ये उन्नति का, जो आध्यात्म का जो रास्ता है, वो बार बार अपने आप को तोड़कर और ऊपर उठने का है। अगर किसी भी मोमेंट में हमें लगता है कि हम बन चुके हैं, हमारी यात्रा हो चुकी, तो जान लीजिए कि वो एक बहुत बड़ा ट्रैप है। तो जितना हम अपने आप पूरी तरह से छोड़ते हुए सच्चे अपने ज्ञान में, सच्चे अपनी खुशबू में जब हम आएंगे, वही सच्चे जागृति है। और उसी सच्ची जागृति में आने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने अंदर से सभी तरह के ईगो ट्रांसिशन, ईगो के ट्रैप से बाहर निकलते रहे। कैसे पता लगेगा ईगो का? ओशो बहुत प्यार से बताते हैं कि उसको एनालाइज कीजिए, पहचानिए, उसकी डायसेक्शन कीजिए, कट कीजिए, उसे प्यार से देखिए, ध्यान से, हर एंगल से देखिए। और कभी भी इस बात की जल्दबाजी न करे कि मैं इसकी सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, उसको मैं बंद कर रहा हूँ। नहीं तो उससे भी बड़ा एक अहंकार शुरू हो जाएगा, जो ये सोचेगा पर्सन कि मैं तो बहुत ही नम्र हूँ और मेरा तो कोई भी अहंकार नहीं है। ये एक सबसे बड़ा ईगो का ट्रैप है। इसीलिए कोई जल्दबाजी हमें नहीं करनी हमारे अंदर इस ईगो के जो जाल है उसमें से निकलने के लिए। तो ये मैंने आप लोगों को आज थोड़ा बहुत ईगो के बारे में बताया। और हम देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ी इसका जो चेक पॉइंट है वो है आत्म जागृति और अपने आप को चेक करते रहना। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। दूसरे की तरफ ध्यान जाना बहुत आसान होता है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। पर फोकस जब हम अपने ऊपर लाते हैं और उस पर हम ध्यान देते जाएं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ और किस तरह से चीजें चल रही हैं, मेरे अंदर क्या भावना चल रही है। कोई सी बात अगर मुझे किसी ने कुछ कहा तो मुझे उससे क्या लग रहा है। हाँ, मुझे ऐसे कैसे कह दिया, अगर ऐसी वाली बातें आ रही हैं तो जरा हम जागृत होकर देखें, हाँ भाई अब क्या हो रहा है। जितना हम इस तरह से देखते जाएंगे हम इसमें से बाहर निकल सकते हैं। तो मास्टर से आप बताएं, अगर आपको कोई प्रश्न रहेगा तो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। रश्मि जी बताइए। गुड इवनिंग मैम। मैम ऐसा होता है कि जैसे अब हम लोग स्पिरिचुअलिटी में आ गए, तो अब जैसे कभी हमें जैसे गुस्सा आता है या रोना आ जाता है, तो घर के मेंबर्स ये कहते हैं कि नहीं तुम स्पिरिचुअलिटी में आ गए, तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो। तो ऐसा बहुत बार होता है मैम हमारे साथ। जब ऐसा होता है तो उनको बोलो, अरे अच्छा है ना, मैं जब रो रही हूँ और दुखी हो रही हूँ, बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है कि मैं सही जा रही हूँ। क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी है इट्स अबाउट नोइंग मोर अबाउट माई सेल्फ। तो मेरे अंदर अगर अभी भी कोई गुस्सा है, दुख है, तो बहुत अच्छी बात। तो इसका मतलब कहीं से ऐसा नहीं है कि आध्यात्म में अगर हम आ रहे हैं तो हमारे अंदर का सारे इमोशन जीरो हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप ये बात भी समझा दीजिए, क्योंकि इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि हम आध्यात्म में आए हैं तो हम ज़ॉम्बी बन गए, हमारे अंदर कोई इमोशन नहीं रहेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। और उनको बताइए यही उल्टा है। आपको मालूम है कि जब हम आध्यात्म में आ जाते हैं तो हमारा जो गुस्सा होता है वो बड़ा खतरनाक हो जाता है। दुख जो है वो भी और खतरनाक हो जाता है। तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए अभी तो मैं गुस्सा करूंगा या करूंगी तो और खतरनाक करूंगी। तो आप सावधान, और आप मस्ती कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम ध्यानी हो गए हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल होगा। थैंक यू। थैंक यू रश्मि जी। शंपा जी इतना मतलब हल्के में ले रही थी मैं तो इसको, लेकिन जब इसके इफेक्ट सुन रही हूँ ना तो लगा बाप रे, ये तो इस जन्म में नहीं, मतलब आगे तक भी चलता है ये। फिर जी अगर जी एक बार आ गया तो पूरा खत्म हो ही नहीं पाता आसानी से।
बड़े प्यार बहुत से चलता है। बहुत सावधान रहना है हर वक्त। इस तरफ ही सोचना है कि नहीं, बिल्कुल भी ये बात नहीं आनी चाहिए हमारे मन में कि हम क्या कर रहे हैं, हमसे क्या करवाया जा रहा है। ये ऊपर वाले को हमेशा ग्रेटिट्यूड देना है। और ये टॉपिक भी ऐसा है कि जब तक बहुत ज्यादा ध्यान से अपना 100% अटेंशन से ना सुनो, तो जो बारीकी वाली जो पॉइंट्स है वो अंदर जाते नहीं है। क्योंकि ऊपर ऊपर से तो हमें यही लगता है कि हाँ ये भी नहीं है, हम ये भी नहीं है। मतलब हमें ऊपर ऊपर से तो ये लगता है कि ठीक है, हमें ऐसे हम ये सब नहीं कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनने का वो हो रहा था कि बहुत अच्छे से सुने ताकि हमारे अंदर तक की बात बैठे। जैसे प्रज्ञा मैम ने स्टार्टिंग में ऐसे बोला कि ये चीज ऐसी है कि हमें लगता है कि मतलब स्पिरिचुअल ईगो तक तो हम थोड़ी पहुंचे, हम में थोड़ी आएगी स्पिरिचुअल ईगो, वो तो बहुत बात की बात है। तो थैंक यू मैम, बहुत अच्छा सेशन था। तो अपनी तरफ देखो तो समझ में आता है कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं हम। यस मैम, ऐसा होता है जो नहीं ध्यान करता हो, जैसे उससे कभी हमारी कोई बात हो जाती है, तो वो जो मैम ने पॉइंट बोला वो मैंने उसका पिक्चर क्लिक कर लिया था कि जजिंग अदर्स फॉर बीइंग लेस अवेकेंड। तो हमें लगता है अरे ये तो ध्यान नहीं करता, इससे तो नॉलेज है नहीं, हमें तो इससे आगे नहीं करना। तो ऐसा मन में आ जाता है मैम थॉट। अब ये नहीं होना। वो नमस्ते मैम। सबसे अच्छे ढंग से हमारी सफाई कर रहे होते हैं। यस नमस्ते मैम। मैम। स्पिरिचुअली को डिजॉल्व करना है तो बहुत ही अवेयरनेस के साथ रहना है, संभल के दिमाग से कॉन्शियसली स्टेप लेना है। नो जजमेंट, नो इंटरफियरेंस, जैसे पत्री सर, नो कंप्लेंट्स। एंड ये सब करते करते भी अपना एक लेवल अनजाने में कभी कभी अनकॉन्शियसली we fall into the trap of judging others, and ये सब तो हट के रहो, साइलेंस में रहो, बेटर है। मैम एक क्वेश्चन है मेरा। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे अवेयरनेस तो एक चीज हो गई, अब जैसे मुझे कुछ 10-15 साल से ये अवेयरनेस है कि कोई भी मुझे क्रिटिसाइज करता है तो मुझे बहुत खराब लगता है, पर मैं इस अवेयरनेस के साथ भी इस चीज को ओवरकम नहीं कर पाई, आज भी मुझे उतना ही खराब लगता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ध्यान मैंने अभी करना शुरू किया है, तो कुछ स्पेसिफिक फोकस कर सकते हैं कि मतलब आपने जो चीजें बताई मुझे ऐसा लगा आज कि ये सब मेरे में, ये सारी स्पिरिचुअल ईगो कूट कूट के भरी है, मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट था जो छूटा नहीं। और मैं आप अगर स्पॉटलाइट में रहेंगे ना, मैं ढूंढ रही हूँ आपको तब से, कहाँ से आवाज आ रही है। मैम मैं बोल रही हूँ, एक्चुअली मेरे कैमरा में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो वो ऑन नहीं होगा, लैपटॉप में कुछ इशू है। आप कौन बोल रहे हो? अनिला। अनिला, हाँ अनिला जी, राइट राइट। हाँ, तो ओवरकम कैसे करें? एक तो है अवेयरनेस, पर अवेयरनेस मेन ही है अवेयरनेस। पकड़ी तब आती है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं वहां बैठी थी और सोच रही थी। अब मैंने तो सबको ध्यान सिखाया, हर प्रश्नों का उत्तर मेरे पास है, तो ठीक है, जितना ये लोग सिखा लेंगे मैं सीख लूंगी। तो उसके बाद जब हमारे जो मेंटर है उन्होंने बड़े प्यार से बोला कि देखो भाई, यहाँ पर आप आए हो, आपकी मर्जी, आप जैसा चाहो आप रह सकते हो, बाकी आपके अंदर सब अगर सॉर्टेड है तो भी आप जानते हो, नहीं है तो भी आप जानते हो। तब मैंने ले सोचा, ओ तेरी शंपा, ये तो अब तू उसमें बैठी रहेगी, वहां पे वही है ना उच्चासन में, वो अनाजों की जो ढेरी है उसके ऊपर अगर बैठे रहना है तो बैठ ले, तेरी मर्जी। और अगर उतर आना है और जो भी दिक्कतें हैं उनको अपने आप एड्रेस करना है तो भी तेरी मर्जी। तो ये जो है ना, दैट इज द मेन की वही है, चाबी वहीं पर है कि कोई भी बातें हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, तो मेन है अवेयरनेस इज द की। इसीलिए तो पति सर बार बार इस बात पे इम्पोर्टेंस देते हैं। अवेयर अवेयर कहाँ है, ध्यान कहाँ है, ध्यान कहाँ है। तो ध्यान का मतलब ये ध्यान नहीं, ध्यान का मतलब अवेयरनेस। क्या हो रहा है मेरे अंदर, क्या फीलिंग आ रही है, किसी के शब्दों से मुझे बुरा लग रहा है, किसी की बातों पर मैं उसे जज कर रही हूँ, जज कर रहा हूँ, ये सारी चीजें रहती हैं। और इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये भी आ जाती है कि हम जब जान भी लें कि मेरे अंदर ईगो जो है वो प्यार से उठा रहा है, तो हम उसको भी वही जैसे लास्ट में बताया गया कि जबरदस्ती हम उसको दबाने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो एक बहुत 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 इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है, उसको भी हमें देखना है, बड़े प्यार से वही डायसेक्ट करना है, अपना समय लेना है,
कि हाँ भाई जाने इसको क्या हो रहा है। तो जब मैंने अपने अंदर जाना तो मुझे एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात पता लगी, जैसे कि ईगो बेसिकली इट इज नॉट अबाउट स्पिरिचुअल ईगो, इट इज इन जनरल जो ईगो का होता है वो ये रहता है कि आता ही इसीलिए है क्योंकि कहीं हमने अपने आप को कम कभी सोचा हुआ होता है। ये कॉम्प्लेक्स से शुरू होता है। जैसे हमने अब अगर मान लो किसी को अपने आप को कम समझा है तो कम समझेंगे तो अपने आप को ज्यादा भी प्रूव करना पड़ेगा, है ना। तो फिर अब मान लीजिए इधर जैसे कोई कोई अपने आप को पढ़ाई अच्छे अच्छे नंबर लेके, कोई अच्छे जॉब लेके, अच्छा पोस्ट लेके, पैसा दिखा के अलग अलग तरीके से हम अपने आप को ग्रेट प्रूव करते हैं। और उसमें जब स्पिरिचुअलिटी में करते हैं तो फिर आप सबसे बड़े बन जाते हो। जैसे हम जानते हैं कि भैया हमारे बड़े बड़े जो जैसे संत लोग हैं वो कितने भी बड़े महात्मा है, सब उनके पाँव पड़ते हैं, उससे बड़ी तो बात ही नहीं। तो इसीलिए ये चीज जब आ जाती है तब हमें लगता है बस फिर तो हमें और क्या चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे भी अगर हम इस बात को ध्यान रखें कि हमें अगर अपने आप को कहीं कम सोचा है और उसी को हम ओवरकम करने के लिए या कंपनसेट करने के लिए इसको बढ़ा रहे हैं, फिर से वही अवेयरनेस, मैंने डे 1 में अपने आप को कम क्यों समझा और आज मैं अपने आप को ग्रेट कैसे समझ रही हूँ, कौन सी बात से मेरे अंदर वो ग्रेटनेस आई है। उस अवेयरनेस को अगर हम बार बार जाने तो ग्रेटनेस अगर और बाकियों में भी देखना शुरू किया तो फिर उससे सीखा, सबसे सीखा, तब हम ग्रो करते रहते हैं। तो वही अवेयरनेस जो है दैट इज द की, मेन है अवेयरनेस इज द की। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। यस, रेखा जी आपका भी हैंड रेज है। मैम एक मिनट, रेखा जी के क्वेश्चन से पहले आपने जो अभी आंसर दिया उसी से रिलेटेड एक मतलब फॉलो अप क्वेश्चन है। जैसा अवेयरनेस इज द की एंड हमें जल्दबाजी नहीं करने में हमें डाइसेक्ट करना है धीरे धीरे। जैसे हमने मान लीजिए ये किया, हम फुल्ली अवेयर है, हमने डाइसेक्ट भी किया, थोड़े समय तक हमें ज्ञात रहा कि हम में ये ईगो थी और हमें ये ईगो इस कॉम्प्लेक्स की वजह से आई है, हमने उस पर काम किया। मगर क्या प्रैक्टिकली आपके एक्सपीरियंस से, बिकॉज हमें तो ध्यान में आए हुए बहुत कम टाइम हुआ है, मतलब अवेयरनेस के भी फेजेस होते हैं ना कि कभी कभी आप लाइफ में आपके अवेयरनेस लेवल्स अच्छे होते हैं, फिर कभी आप जैसे जैसे आप कभी सेशन ज्यादा ले रहे हो मान लो, या आप मान लो आप फॉरेनर्स के साथ सेशन ज्यादा ले रहे हो, तो आपके अवेयरनेस, अपने पर्सनल लाइफ के अवेयरनेस लेवल्स थोड़े से हो सकता है कम हो जाए बिकॉज आप बाकी चीजों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो। तो फिर उस टाइम पे जो वो कॉम्प्लेक्स था या वो जो ईगो थी वो फिर वापस आ जाएगी, वो रहेगी ना। मतलब हम अवेयरनेस को, मेरा क्वेश्चन शॉर्ट में ये है कि अवेयरनेस ऊपर नीचे होती रहती है, तो क्या एक्शन आइटम ये है कि हम अवेयरनेस अपनी ऑल टाइम अच्छी हाई स्टेट पे रख पाए, ये एक्शन आइटम है, या फिर ये प्रैक्टिकली ऐसा होता ही है कि अवेयरनेस कुछ महीने ऊपर कुछ महीने नीचे, या कुछ साल ऊपर कुछ साल नीचे ऐसे चलती रहती है? अवेयरनेस जो है वो तो अपना डांस करेगी। अवेयरनेस सिंपल सा है कि जब आप ज्यादा ऑक्यूपाइड हो, जैसे आपने कहा बिल्कुल सही है कि हम जब ज्यादा फोकस कहीं और कामों में लगा रहे होते हैं तो बहुत चांसेस रहते हैं कि हम उसमें कैरीड ओवर हो जाए और हमारा अवेयरनेस उस वक्त हम क्या कर रहे हैं उस पर ना रहे। लेकिन वही तो हमारा मेन जर्नी है। जर्नी तो वही है। अब जैसे हम अगर हम यही हमारा जो चेक है, अब जैसे पत्री सर का ही हम अगर देखें, पत्री सर बाहर लोगों के साथ भी काम कर रहे हैं, भारत में भी कर रहे हैं। कभी कभी इतने बड़े बड़े संत लोग होते हैं और वो लोग भी पितामह बोल के कभी पैर पकड़ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, लेकिन हर मोमेंट में अवेयरनेस उन्होंने मेंटेन रखा है। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो हम जब अपने अंदर का हमें लगता है कि हमारी शायद अवेयरनेस कहीं गड़बड़ाएगी या हम किसी के साथ हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं तो फोकस हमारा बाहर है, तो इसीलिए हम अपने लिए एक टाइम रख लें, एक फिक्स कर लें कि हम इतने देर मेडिटेशन करेंगे या मौन में रहेंगे, तो वो हमारा खुद का समय हो सकता है जहाँ हम इस बात की चेक रख सकते हैं कि ये हो रहा है। और एक और चीज हम इस ईगो में जो चीज चेक रख सकते हैं वो है ग्रैटिट्यूड की बात। वो एक और बहुत हेल्प करता है कि अगर हमारे अंदर एक ग्रैटिट्यूड आ जाती है तो ईगो अपने आप उसका जो है वॉल्व क्लियर रहता है, वो वॉल्व से हवा निकल जाती है। कि जब हमारे अंदर एक बहुत ज्यादा कि सभी कैसे हम लोग सब कनेक्टेड हैं, ये चीज हमारी रहती है तो भी हमारा ये थोड़ा इसका
चेक हो जाता है ग्रैटिट्यूड से। लेकिन यू आर राइट, अप डाउन चलता है, लेकिन हमें हमेशा हमारे सामने सर को रखना है, जैसे कि हम इस बात के लिए अवेयर रहे कि क्या हो रहा है, कहीं मेरे अंदर से मैं क्या कर रही हूँ इस वक्त, मेरा ध्यान क्या अपने ऊपर कम हो गया है। तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि यस, कम बैक अगेन एंड अगेन, कम बैक अगेन, जर्नी तो वही है ना। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू समय, थैंक यू शंपा। यस रेखा जी। नमस्कार मैम। नमस्ते, नमस्ते रेखा जी। वैसे तो मेरे क्वेश्चन कुछ रश्मि मैम ने पूछ लिए, कुछ समिया मैम ने, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया कि जैसे हम न्यूज़ वगैरह देखते हैं, तो मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है, तो मैं उनको कहती हूँ कि आप ये नेगेटिव चीजें मत देखा करो। और मैं किचन में जैसे काम करने चली जाती हूँ तो टीवी की आवाज मुझे आती है, मुझे अंदर से गुस्सा आता है बहुत ज्यादा कि ध्यान करो, ये सब चीजें क्यों देखते हो। तो मेरे अंदर ईगो है मुझे समझ नहीं आया, मैं उनको समझाती हूँ, तो अब मैं क्या उनको कहना बंद करूं? मैं कहती हूँ मत देखा करो, सुनाई तो मुझे भी देता है ना। क्या होता है, इस चीज को हमें समझना है, वो क्या रहा अभी है। 10 मिनट हो गया, यस। अभी 5:30 भी बज गए। तो हमारा क्या रहता है कि अगर मान लीजिए टीवी चल रहा है और आपके अंदर इरिटेशन हो रहा है, चेक आपके हस्बैंड को कितना करना है नहीं पता, चेक तो हमें करना है कि मेरे अगर इरिटेशन हो रहा है तो कौन सी बात है, क्यों मेरे अंदर इरिटेशन हो रहा है। अब मुझे इरिटेशन बहुत ज्यादा होती है कि क्यों देख रहे हैं, नहीं देखना चाहिए। तो ये जो हो रहा है उस पर आपको देखना है, आप उस पर ऑब्जर्व, मुझे हो क्या रहा है, कि क्या होगा, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं जो उनको जज कर रही हूँ तो मेरे अंदर क्या चल रहा है, कहीं मैंने अपने आप को उनसे बेटर समझ रखा है, क्या हो रहा है मेरे अंदर, ये चीज पे चेक कीजिए और देखिए आपका क्या निकल के आता है। और मैम एक रिक्वेस्ट और थी कि आप हमारे इस आत्म जागृति ग्रुप में हर महीने आया कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका हर सेशन, और मैं आपको सच्ची में दिल से आई लव यू बोलना चाहती हूँ। कितनी प्यारी आंखें हैं आपकी, इतना प्यारा आपका चेहरा है, और आपके सेशन का इंतजार जिस दिन मेरी प्रज्ञा जी से बात हुई, आज समझ ले मुझे ना नींद आई ना भूख लगी, सिर्फ ये था कि 350 कब होंगे और मैं कब सेशन ज्वाइन करूंगी और आपसे कब बात करूंगी। आप प्लीज हर महीने आया कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ये सब प्लीज दीवाने मैम। हैं, आपके दीवाने हैं, सब दीवानियां। मैं भी आप सबकी दीवानी हूँ, सुन के ही मुझे इतना मजा आ रहा है, मुझे भी बहुत, मैं भी वेट कर रही थी, जब भी मुझे ब्रेक मिला था मैं तब से वेट कर रही हूँ। थैंक यू रेखा जी, थैंक यू फॉर थैंक यू मैम। मैम ये स्पिरिचुअल लेजीनेस से रिलेटेड शायद क्वेश्चन था जो रेखा जी ने पूछा था, आप ये लेने फरवरी में जरूर आओगे ना मैम? असल में क्या है, ये लेजीनेस और डिप्रेशन जो आपका टॉपिक है, वो टॉपिक्स में हम लोग, जैसे मैं इसका देख रही थी, वो बिल्कुल ही अलग ही एक आ जाता है, और ईगो के साथ इसका खूब खास मुझे नहीं लग रहा था, है लिंक थोड़ा लेकिन बहुत नहीं है, हाँ जी। इसीलिए मैंने सोचा ये टॉपिक ही अलग हो जाएगा। ये सुनीता जी बोलिए, बोलिए बोलिए। थैंक यू मैम। मैम मैं आपकी बहुत बड़ी मुरीद, आपकी आवाज की, आपकी बहुत बड़ी फैन। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे को आज आपसे बात करने का मौका मिला मैम। मैं अंदर से कप रही हूँ मैम, आपसे बात करते हुए आंसू आ रहे हैं मेरे। मैम मैं तो आपको कब से, मैंने मैम को लिखा भी, प्रज्ञा मैम से एक दिन मैं पढ़ रही थी, बिल्कुल मेरा ध्यान था कि आपसे बात करवानी है, बिल्कुल। हाँ, तो मैंने मैम को उस दिन लिखा भी था कि इनर चाइल्ड का हो रहा था, मैंने कहा संपा मैम को बुलाओ, तो उन्होंने बताया कि 19 तारीख को आ रही है मैम। मैं इतनी खुश, आज मेरे को शादी के फंक्शन में जाना था, मैं गई नहीं मैम। अरे क्योंकि मीठा तो उनको यही मिल गया है ना, भीषण मीठा मैम से बात करके। इससे ज्यादा मीठा नहीं मिलता वहाँ। सही कह रहे मीठा जी, बिल्कुल। मेरे Thank you so मेरे much. को आखिर मैं भी करती हूँ ध्यान, लेकिन मैम मेरी आदत है भूल जाने की, सामान को रख के या किसी भी चीज को। तो मैम बच्चे गुस्सा होते कि क्या मतलब आपका ध्यान करने का, जब इतना ध्यान करने के बाद आपको कुछ याद नहीं रहता है। एक तो क्वेश्चन मेरा ये भी है मैम, और दूसरा क्वेश्चन, मेरे को अभी 4-5 महीने से क्या हो रहा है कि मैं ध्यान करती हूँ मैम, मेरा इधर इतना तेज हो जाता मैम कि मेरे को समझ पूरा पूरा
पूरा शरीर शून्य हो जाएगा। हेलो हेलो ये बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है किसका? मैंने फोन कर रहा है पीछे से। मैम, तो मेरा यहाँ अधिकतर पूरा शरीर शून्य हो जाएगा और बहुत एकदम भारी भारी से लगेगा, इधर से ऐसा लगेगा कोई ठंडा ठंडा यहाँ आ रहा है पूरे पूरे, मतलब इधर। तो मैं कहा मैम से मैं पूछूंगी, मैं इतने लोगों से पूछ चुकी, मेरा कुछ हो नहीं, सब कहते हैं कि आप बैठो ध्यान में, उस समय आप बोलो कि मेरे को जो भी मिलेगा मैं सब मतलब एक्सेप्ट करूँ, मैं सब तरीके का बोल चुकी हूँ। मैम वो अंदर एनर्जी जाती है कि नहीं जाती, अब आप बताइए मैम मेरे को। एनर्जी तो बिल्कुल जा रही है, और आप जैसे बता रहे हो, ये हमारा जो एरिया है ना, वो बहुत ही खास हमारा ब्रेन और ये सारा थर्ड आई रीजन जो है, बहुत एडवांस एरिया है। और जैसे हम लोग कहते हैं सहस्रार, तो कहने भर को हम लोग कहते हैं सहस्रार, बट समझ सकते हैं हजार पंखुड़ियां। और हजार पंखुड़ियां यानी हजार पंखुड़ियों, अगर आप एक पंखुड़ी को भी देखोगे, उसके खुद के बहुत सारे एस्पेक्ट रहते हैं। तो जब ये सारा हो रहा है, तो आप ये समझ लो कि एक डिवाइन प्रोसेस हो रहा है, उसको होने देना। और जी मैम, जो मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ मैम। हाँ, बस मेरे को ऐसा लगता है कुछ अंदर ही अंदर ऐसा कुछ हो रहा है, तिरछा जा रहा है, कुछ ऐसा जा रहा है, कुछ ऐसा, बस यहाँ से ठंडा ठंडा यहाँ आगे चक्कर पे आता रहेगा, ये जैसे एनर्जी ठंडी का ही ठंडी फ्लो कोई है। गैस उड़ रही हो और आ रही हो। जी मैम। एनर्जी का फ्लो है ये एनर्जी का ही फ्लो है। और ये सारा प्रोसेस जो है वो इस तरह चल रहा होता है। जब ये एनर्जी आ रही होती है, तो जो पीनियल हमारा ये जो हमारा थर्ड है, ये रीजन है, और यहाँ से पीछे बैकग्राउंड, पीछे सेंटर में से ही हमारे घर से पूरे ज्ञान और ये सब खुलने का रहता है। तो हो रहा है सब प्रोसेस। तो इसमें इसको अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा कि यार ये हो क्या रहा है। इसको आप होने दो, इसके लिए आप परेशान मत हो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। और जो ये आपको भूलने का है, हाँ जी मैम, मेरे को ये लगता है कि अंदर जाए एनर्जी, तो मेरे को अगर कहीं दर्द है तो वो क्लीन हो जाए, तो कभी कभी जाएगी तो इतना पूरा ऐसा लगे जैसे बर्फ के अंदर चले गए हो हम, इतनी ठंडी लगेगी मेरे को, बैठे बैठे मैं ऐसे ऐसे हो जाऊँ, कभी कभी इतनी तेज गर्मी लगेगी ऐसा लगता है कपड़े भी अलग कर दूं मैं। तो मैम वो चीज का एहसास बहुत कम होता है जब ये चीजें हो रही हैं। तो मेरे को लगता है यार पता नहीं मेरे से कुछ गलत हो रहा है कि क्या हो रहा है। नहीं ऐसा मेरे को कुछ नहीं, आप ऐसा यकीन नहीं करो, मेरे 15 साल हो गए मेरे को ध्यान करते, लेकिन आनापाना सती अभी मेरे को 1-1.5 साल से हुआ है। 1-1.5 साल से ही मैंने किया। मैंने शिव योग फोरम किया, मैंने त्राटक किया, मैंने बहुत सी चीजें की मैम, बस सिर्फ परमात्मा से जुड़े रहने। मेरे को महाअवतार बाबा जी का तो इतना है माँ कि मैं क्या बताऊँ आपको। मैं परमात्मा को वो कर दूं कि मेरे को महाअवतार बाबा जी मिल जाए तो मैं परमात्मा की तरफ भी न जाऊं। मेरे को इतना है, मेरे को मास्टरों से लगाव है कि कोई तो मेरे से एक बार तो कोई कुछ बोल ले, कोई कुछ पूछ ले मैम। पता नहीं मेरा क्यों नहीं होता, तो मैं पता नहीं मैं किससे पूछूं यार, मेरे को क्यों नहीं हो रहा है, मेरी क्या गलतियां हैं। नहीं मैं नहीं, अपनी गलतियों की भी माफी मांग चुकी हूँ। कोई गलती नहीं है। आप इसमें आप आराम से थोड़ा ध्यान कीजिए। और एक चीज हमें जानना है कि ध्यान में जो ऊर्जा आती है, उसको उसका वो ना बड़ा एक सेंटिएंट ऊर्जा है। तो उसको पता होता है कहाँ पे काम करना है। तो अगर उसको यहाँ काम करना है तो उसे यहाँ करना है, अगर किसी और भाग में करना है तो और में करना है। तो उसके लिए आप चिंता ना करें। और जैसे भूल जाने का है, तो आप अपने अंदर से देखें कि क्या ध्यान में आने से पहले आपको कोई चीज था कि आपको याद रखने का मन नहीं था। कुछ ऐसा आपके लाइफ में कुछ हुआ है जो आपको कुछ सैड, बहुत कुछ घट गया मैम, तो भी ऐसा जो रहता है बात करना भी कि नहीं चाहती। मुझे याद नहीं रखना। हम लोग अपने आप जी को ही खुद बोलते हैं, और फिर वो हमारे लाइफ में दूसरे तरह से दिखने लगता है कि मुझे याद नहीं रह रहा है, क्योंकि हमने खुद ही कहा है। हम लोगों ने ये अपने ये भी तो जजमेंट ही दिया है ना हमने, कि नहीं जो अच्छी यस बात मैम। है वही याद रहनी चाहिए, ध्यान में जो मुझे मिल रहा है वही याद रहेगी, बाकी नहीं याद रहना है। तो इसीलिए चीजें नहीं याद रहती। तो अगर आप सब चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हो कि वो जो चीजें हैं उनके वजह से मैं ध्यान में आई हूँ, मैं और सीख रही हूँ और जान रही हूँ, एवरीथिंग इज फाइन। हर एक चीजों के पीछे जो भी आपके जीवन में हुआ है, हर एक को अगर आप एक्सेप्टेंस देते हो और इट्स फाइन लेते हो, तो फिर आप देखोगे धीरे धीरे आपको भूलना कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मैम मैंने उन सब परिस्थितियों को भी धन्यवाद दिया जिसके कारण मैं स्पिरिचुअल में आई। जो जो आप लोगों ने बताया कि उस चीज को भी धन्यवाद दो जिसके कारण आप यहाँ आए। मैंने सब तरीके का कर लिया मैम, सब तरीके का, कि बस मेरी आत्मा को शांति मिले।
मेरा उस परमात्मा से जुड़ जाए लगाव ज्यादा से ज्यादा। 2 बार मेरी पत्नी जी से भी बात हुई। वेरी जी गुड। मैम, शुरू में तो उन्होंने भी बहुत मेरे को वो किया कि अरे तुम्हारे ध्यान में तुम कहाँ पहुंचोगी, अपन उधर मिलेंगे, हिमालय पे मिलेंगे, महाअवतार बाबा जी के बारे पे मिलेंगे, सब मिलेंगे तुमसे भी। तो उसी में चल रही हूँ मैं, मिलना है सबको, हमें सबसे मिलना है, बस हो गया। अब चाहे वो देर लगे तो चाहे कुछ हो जाए। रानी मैम का भी हैंड रेज है काफी टाइम से। जी, थैंक यू। रानी जी बोलिए। थैंक यू विनीता जी। हेलो हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रानी जी। मैम मुझे अभी बहुत कम टाइम हुआ है मैम, 2 मंथ ही हुए हैं ध्यान करते हुए। आपका वीडियो ऑन होगा? मैम वीडियो क्योंकि नेटवर्क इशू है मेरे यहाँ पे बहुत, तो ये लीव हो जाऊंगी मैं अच्छा, अगर अच्छा, मैंने ठीक, वीडियो ऑन किया तो। जी जी, बोलिए बोलिए। मैम मेरे साथ ना एक ट्रेजेडी हो गई थी लाइफ में, मतलब हो गई है, थी क्या मेरी मैरिज थी मैम अक्टूबर में, और वो मैम टूट गई किसी रीजन की वजह से। उस लड़के ने एंड टाइम पे मना कर दिया मैम, शादी से 20 दिन पहले। तो उसके बाद में मैम ऋषिकेश गई महिला ध्यान में, जो महाकुंभ हमारा ध्यान हुआ था, उसमें मुझे किसी ने बताया कि वहाँ पे मतलब मेडिटेशन वगैरह इस तरह होता है, तो मैं फर्स्ट टाइम गई थी मैम वहाँ पर। फिर मैं पत्री सर से भी मिली मैम, तो मैंने पत्री सर से पूछा रोते हुए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। पत्री सर ने कहा कि मतलब तुम शादी के लिए नहीं बने हो और ध्यान करो तो सब आंसर्स मिलेंगे। मैम मैं ध्यान कर रही हूँ, लेकिन मुझे मतलब तरीका नहीं पता है किस तरीके से करना है, क्या करना है, और ना ही मुझे कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है। मैं ध्यान में बैठती हूँ तो मुझे मतलब कुछ याद ही नहीं रहता कि क्या फील हो रहा है क्या नहीं, और कभी-कभी तो ध्यान बहुत अच्छे से लगता है प्रॉपर, कभी नहीं भी लग पा रहा है मैम, ऐसा हो रहा है। मुझे क्या करना चाहिए मैम? आप सबसे पहले जो आपके अंदर ये बात आई है ना कि मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है, तो आप इससे बहुत बड़े हर्ट हो गए हो। अभी क्या हुआ है, अभी हर्ट हो रखे हो आप बहुत ज्यादा कि ये ऐसा अगर आप दिल से इसको महसूस करोगे तो कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आई एम डिसऑनर्ड। एक लड़की के लिए एक डिसऑनर की बात हो जाती है, और हम जैसे समाज में भी देखते हैं लड़की का शादी टूटना, ये सारे उसको हम आप किस तरह से ले रहे हो, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। तो उस फैक्टर की वजह से आप उसको अलग अलग तरीके से ले रहे हो। मैं कहती हूँ कि आप इसको मेरे साथ ये घटना हुई है, उसको उससे आप भागो मत, पर जब आप ध्यान में जाओ तो सिर्फ आप सांस को ही देखो, ध्यान सिर्फ सांस पे दो। और जो जैसे हमारे पूर्णिमा ध्यान है या सर का जैसे 3 घंटे का जैसे है म्यूजिक, वो ज्यादा देर के ध्यान को आप करके देखो, क्योंकि जब इस तरह का कुछ पेन रहता है तो पहले उस पेन को उससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। जब आप उससे निकलोगे तभी अंदर से आपको अंडरस्टैंडिंग आती जाएगी। तो ग्रुप में करना अच्छा रहेगा, डेफिनेटली आप डिफरेंट टॉपिक्स सुनोगे तो भी आपको उस टॉपिक्स के बारे में जानकारी मिलेगी, दैट इज गुड। साथ ही में ध्यान को आप बढ़ाइए, और जो भी जैसे भी जो हीलिंग वाले वर्कशॉप्स हैं उनको आप कीजिए, अपने अंदर के पेन को एड्रेस कीजिए, इससे भी आपको मदद मिलेगी। यस मैम। मैम एक क्वेश्चन ये भी है मेरे मतलब मन में कि जैसे पत्री सर ने कहा तो वो मुझे उसका मीनिंग ठीक से समझ नहीं आया कि क्या है, मतलब आगे मुझे ध्यान के वाले रास्ते पे ही चलना है, या जैसे मेरे जो पेरेंट्स है वो कहीं और भी देख रहे हैं, जैसे शादी के लिए भी लड़का देखना है कुछ, देखिए तो यहाँ वो पे ना चीजों को देखने का नजरिया होता है। जैसे मान लीजिए आपने अपने जीवन का फोकस जो है वो शादी बना लिया, तो आपको फोकस क्या होगा कि मेरी शादी हो रही है, मैं शादी हो रहा है, उसके बाद डेफिनेटली बच्चे होंगे, परिवार है, हस्बैंड का कुछ हो रहा है, ससुराल का कुछ हो रहा है, तो फोकस जो है वो मेजर उधर हो गया, राइट। ये एक तरह का जीवन है। दूसरा जीवन है कि आपका जो मेन फोकस है वो ध्यान है, लोगों को ध्यान प्रचार है। तो उसमें अगर आपकी शादी हो भी रही है तो हाँ वो एक साथ में आप लेके चल रहे हो, लेकिन वो ही मेरे जीवन का सब कुछ हो गया ऐसा नहीं है।
उसकी वजह से अभी मैंने ध्यान नहीं करना अभी बंद कर दिया है, अभी तो उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है, ये चीज नहीं हो रही है। ये समझना भी, जो पति सर हमें जब बात कुछ बताते हैं तो उसके गहराई में हमें समझना भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ इसका कहीं से ये मतलब नहीं है कि आपके पेरेंट्स जो है वो आगे किसी और शादी का ना देखें, ऐसा नहीं है, बिल्कुल वो देखें, लेकिन कहीं आप ध्यान करके अपने अंदर की क्लिंजिंग को और कर लीजिए। क्या होता है, देखिए हम लोग किसी भी रिश्ते में जब आते हैं तो उस रिश्ते में आने के लिए ये बहुत जरूरी रहता है कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी उस हिसाब से, जैसा हमारा फ्रीक्वेंसी हम बिल्कुल वैसे रिलेशनशिप में जाते हैं। तो यहाँ जैसे आपको ऐसा लगा कि आपको आपको नकारा गया, आपको रिजेक्ट किया गया, ये अब आपके लाइफ में कितना कॉमन है ये फैक्टर? अभी तो नहीं है मैम, अब मैं अपने जो करियर है उस पर मैं फोकस कर रही हूँ फिलहाल। तो मैंने ये अपने मतलब माइंड से भी निकाल दिया है और दिमाग से भी, अपना दिल से भी, कि मुझे रिजेक्शन मिला है। तो मुझे ये भी पता चला है मैम, मतलब कि शायद कुछ कार्मिक था, इस वजह से ये हुआ, तो अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ मैम, लेकिन मेरा जो ध्यान है वो प्रॉपर लग नहीं पा रहा है। कोई बात नहीं, मेडिटेशन बढ़ाइए। ध्यान नहीं लग रहा है तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, कई तरह के प्रोसेसेस है, जैसे फुल मून है उनमें बैठिए। अभी जैसे जेटीटीपी हो रहा है, अगर आपने किया है तो आप वो कर लीजिए, नहीं किया है तो कर लीजिए। तो काफी डीपर में अपने बारे में आप जानते जाएंगे। तो जितना ज्यादा अपने अंदर क्लीनिंग करते जाएंगे उतना ज्यादा आप देखेंगे आप पेन से बाहर निकलेंगे। तो जेटीटीपी शुरू हो रहा है, आप वो कर लीजिए। और भी कई सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स होंगे, वो करते जाइए, लाइफ के बारे में और गहराई से आपको पता लगता जाएगा। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। जी संगीता मैम, मैम टाइम है आपके पास एक दो क्वेश्चन और लेने का? जी संगीता जी बोलिए। हाँ नमस्कार मैम। मैंने तो आपका आज फर्स्ट टाइम ही अटेंड किया है और मुझे आपकी वॉइस भी बहुत अच्छी लगी और आपकी स्माइल भी बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी और मैंने देखा जो भी आपने बताया वो मैं अपने आप से कंपेयर कर रही थी कि सब कुछ मेरे में है। मतलब जो भी कुछ बता रहे थे तो ये जज करने का तरीका भी, एक्चुअली मैं रोज जो सत्संग सुनती हूँ, हम जो गुरु ग्रंथ साहब को फॉलो करते हैं तो वो रोज सत्संग में हम अवेयर रहते हैं। मतलब अगर हमसे एक दिन गलती होती है तो मॉर्निंग में वो सुन के हम लोग पूरे दिन के लिए चार्ज हो जाते हैं कि हमें कहाँ हमसे गलती हो रही है। तो उसमें अहंकार के भी कई रूप दिखाए हैं, तो वो तो मैं बाद में आपको बताती हूँ। मैंने ये नोट किया है कि जैसे ईगो आता है तो जो हम अभी मेडिटेशन के ग्रुप में अभी हम द सोल गिफ्ट और पी ब्रेथ प्लानिंग के बारे में पढ़ चुके हैं, तो मैंने नोटिस किया है कि वो मुझे बहुत हेल्प करता है। कि जैसे उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड टीवी देखते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो जब मेरे अंदर ऐसा कुछ आता है तो सबसे पहले मुझे ये आता है, नहीं प्री बर्थ प्लानिंग और सोल ग्रुप बुक में ये बताया कि उनकी अपनी जर्नी है, वो पहले से बर्थ अपना डिसाइड करके आए, वो ऐसे ही रहेंगे। तो वहां पे ना मैं शांत हो जाती हूँ कि चलो, ऐसे मैंने जज किया है कि मैं कहीं पर भी अगर मुझे ऐसा कुछ ईगो आता है या किसी भी चीज पे, तो मुझे ये लगता है कि नहीं ये मेरी जर्नी है, ईगो नहीं आना चाहिए, वो उनकी जर्नी है। तो ये मुझे बहुत हेल्प करता है। तो क्या ऐसा मुझे करना चाहिए? दैट्स अ गुड आइडिया, ऐसा कर सकते हैं कि कि उनकी जर्नी, हर एक की जर्नी को हम सम्मान करें, अपनी जर्नी को भी सम्मान करें, उनकी जर्नी को भी सम्मान करें, फिर हमें कोई किसी को कम या कोई ज्यादा ऐसा नहीं रहेगा। गुड आइडिया। हाँ, ये मतलब मुझे बहुत हेल्प करता है। कई बार गुस्सा भी आता है, हस्बैंड के ऊपर भी गुस्सा आता है ना, जैसे, तो मुझे ये होता है कि नहीं, हम तो रोज सुनते हैं सत्संग में कि वो तो पहले से डिसाइड करके उनका नेचर ऐसा ही रहेगा। तो अब मुझे गुस्साना भी बंद हो गया, अब हम लोगों की लड़ाई भी नहीं होती है, तो आराम से घर चल रहा है। तो मुझे लगता है कि सोल गिफ्ट और प्री ब्रेथ प्लानिंग ने तो हमें बहुत हेल्प किया इस चीज में, कि हम लोग अब नहीं आता कुछ नहीं, घर में शांति रहती है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ छोटी सी, जो मैंने सत्संग में सुनी थी कि अहंकार के रूप कैसे होते हैं। तो जैसे कई लोग होते हैं ना, एक दो संत थे, तो वो दो संत जो है, एक संत जो बड़े माने हुए थे, तो वो राजा के पास गए, वो कहते हैं मैं आपकी शिक्षा और आपके ज्ञान से बहुत प्रभावित हूँ, मैं अपनी पोशाक आपको देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम बहुत संत है, मैं ये पोशाक नहीं पहनता। पहला फर्स्ट अहंकार यहाँ आ गया कि मैं बहुत बड़ा संत हूँ, मैं ये पोशाक आपकी नहीं लेता। तो ये भी एक टाइप का अहंकार है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप ले जाओ, मैं ये दे रहा हूँ। तो वो ले गए,
तो उनको किसी के यहाँ भोज में जाना था, तो साथ में वो किसी एक संत को अपने साथ और ले गए और उन्होंने कहा कि ये मैं पहनता नहीं हूँ, ये तुम पहन लो, उनको दे दिया। दूसरा ओंकार आ गया कि मैं नहीं पहनता, तुम पहन लो। तो जब किसी के यहाँ वो भोज में गए तो सब देखा कि उनके राजा की यूनिफॉर्म को देखकर सब उन्हीं संत को प्रणाम कर रहे थे, बहुत रिस्पेक्ट कर रहे थे, बहुत आगे पीछे घूम रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मैं भी बहुत बड़ा संत हूँ, ये पोशाक ना मेरी है, मैंने इनको दी है। तो उनको बड़ा अजीब लगा। बाहर आके उन्होंने बोला आप इतने बड़े संत हो और आपने मेरी ऐसी बेइज्जती कर दी, आपने पोशाक दी। उनको लगा हाँ ये अहंकार था, मेरे से गलती हो गई, आगे से नहीं करूंगा। नेक्स्ट टाइम किसी और के यहाँ भोजन में गए, वहां बोला ये पोशाक मेरी नहीं है, ये इन्हीं की है। मतलब नेक्स्ट टाइम उन्होंने ये बोला कि ये पोशाक मेरी नहीं है, ये इन्हीं की है। तो फिर उन्होंने बोला कि आपने तो मेरी फिर इंसल्ट कर दी, फिर बेइज्जती कर दी। फिर उन्होंने कहा अच्छा अब मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि अब मैं ऐसे नहीं बोलूंगा। तीसरी बार वो जब गए तो उन्होंने बोला ये पोशाक मेरी भी नहीं है और इनकी भी नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब है कि अहंकार उनके अंदर था, वो अलग अलग रूप बदल के उनके पास आया। तो हम जब ये स्टोरी सुनते हैं ना, और ये कहते, कई लोग बोलते हैं ना हम तो फ्री में सुंदरकांड पाठ करते हैं, हम तो फ्री में करते हैं, हम चार्ज नहीं करते। तो कहते ये भी एक अहंकार ही है कि भाई ये क्या बोलना कि हम फ्री में भाई सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हम पैसे नहीं लेते। तो कहते हैं आपको मिनट मिनट में अपने अंदर ये जानना है कि अहंकार कहाँ आ रहा है आपका। तो मैंने तो देखा आपने जितना बताया सब मेरे अंदर है, लेकिन मैं चेक करती रहती हूँ, बस यही थोड़ा सा मुझे मेडिटेशन ग्रुप में आके थोड़ा फायदा हुआ है। तो थैंक यू। Wonderful, संगीता जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया। बहुत खूब। यस, थैंक यू। ये सरला जी आप भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं? लास्ट है मेरे ख्याल से। चंपा जी ले लें क्या? जी जी। यस सरला जी। जब आप मेडिटेशन करा रहे थे, एक अनम्यूट कीजिए, म्यूट हो गया। म्यूट, हाँ। यस हो जब गया, आप ठीक हो गया। मेडिटेशन कर रहे थे तो उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे ऊपर से कुछ लेयर उतर रही है। जब आप कहते थे शांत हो जाइए, रिलैक्स रिलैक्स, जितनी बार आप रिलैक्स बोल रहे थे ऐसा फीलिंग हो रहा था कि कुछ मेरे ऊपर से उतर रहा है, जा रहा है। और एक फीलिंग ये थी कि हार्ट के पास से कुछ काले काले से गुबार से निकलते हैं और फिर राइट साइड में जा रहे हैं, गुबार से निकलते हैं और राइट साइड में जा रहे हैं। व्हाट डज इट इंडिकेट? आपको अभी कैसा लग रहा है? जी, अभी कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत आराम लग रहा है। बस आराम में रहिए, उतना डाइसेक्शन करके क्या करेंगे। कुछ क्लेंजिंग हो गई आपकी, बढ़िया। थैंक यू। जो आपके लिए नहीं था वो निकल गया, जो चाहिए वो है, बस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सरला जी। थैंक यू। शंपा मैम ये पूछ रही हैं, उनको पर्सनल नंबर चाहिए आपका, विनीता जी को। विनीता जी नंबर ले सकती हैं, पर जैसे कि प्रज्ञा जी को भी और सभी जो मास्टर्स उनको पता है, वो मुझे व्हाट्सएप ही करते हैं, मैं आमतौर पर कॉल नहीं ले रही होती हूँ। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ तो मैसेज आप रिकॉर्डेड भेज सकते हैं, तो वैसा करेंगे, तो हम लोग बातें नहीं मारेंगे, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, तो विनीता जी आप हमारे कौन से ग्रुप में 1 2 3 किस में है आत्म जागृति के? मैम स्पिरिचुअल लेजीनेस और स्पिरिचुअल डिप्रेशन टॉपिक्स लेने के लिए भी आप प्लीज जरूर टाइम दीजिए। आपसे जब भी आप नेक्स्ट फ्री हो आप बता दीजिए। भी आपको कंफर्टेबल हो, जब आपके पास समय होगा। जी जी जी। तो ये बड़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि जो डिप्रेशन है वो डिप्रेशन को हम लोग किस तरह से लेते हैं, दैट अगेन इज द पॉइंट। कई बार हम लोग स्पिरिचुअल, हम लोगों के अंदर कई सारा काम चल रहा होता है तो भी वो डिप्रेशन आ रहा होता है, हम सोच रहे हैं वो डिप्रेशन है। मैं आप लोगों के लिए एक काम कर सकती हूँ, अगर आप चाहो तो। जी।
एक मुझे वीडियो मिला था उसका, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं यूट्यूब का ही है, उसका मैं आपको, डिप्रेशन जो है जी जी उस पर है ये। आ गया था, आ गया था, आ गया। Spiritual depression. मैम अभी आपके पास टाइम कम है तो मैंने नोट कर लिया है, हम लोग बाद में भी चला सकते हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं सोच रही थी कि आप इसको। और मैम थोड़ा सा लेजीनेस, क्योंकि मन तो करता है चांद तारे तोड़ ले, बट एक्शन में कुछ उसका 1% करते हैं। लेजीनेस हमारे अंदर इन जनरल जब भी आ रहा है तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि लेजीनेस में कभी भी भागना नहीं, ऐसा नहीं करना है कि मुझे ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, क्योंकि अ, ये भी एक तरह का हमारे ऊपर हमारी ईगो ही है कि हमें ये भी करना चाहिए, हम करना चाहिए। सॉरी, हम लोगों का अंदर तक एक जो सोल है उसके अंदर की एक नोइंगनेस रहती है कि मुझे क्या करना चाहिए इस वक्त। अगर किसी मोमेंट आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर लेजीनेस है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, उस फीलिंग को भी उसके साथ रुके, उसके साथ आपको रुकना है। और वो रुकने में भी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। ये कुछ इस तरह का भी रहता है कि कई बार जैसे मान लीजिए आपने खाना चढ़ाया, सारी तैयारी कर ली, पूरा सब्जी मसाला सब कुछ कर लिया, लेकिन पकने के लिए छोड़ना पड़ता है। उस वक्त कई बार हम लोगों को लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, क्या गैस पे चढ़ा हुआ है, गैस भी ऑन है, हो क्या रहा है। और वही बात है कि अगर हम लोग कई बार जब स्पेशली हमारा बर्फ पिघल रहा होता है, तो अगर आप टेम्परेचर की अगर सुई डालोगे तो आप देखोगे कि टेम्परेचर वही 0 पे ही होती है। एक्चुअल में क्या कुछ नहीं हो रहा हो, बर्फ से पानी में बदल चुका होता है, पर टेम्परेचर 0 ही रहती है। तो कई बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि वो मेरा लेजीनेस है, क्योंकि हमारा टेम्परेचर तो राइज हुआ नहीं। आप उन्नति कर रहे हो, आपको ये भी पता है, आपको वो भी पता है, ये कौन बता रहा है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक्चुअल में ये लेजीनेस है या कहीं हमारे अंदर का ये भी एक ईगो है जो हमें क्वेश्चन कर रहा है कि हमें अब तक इतना कुछ पता लग जाना चाहिए। कई सारी चीजों का अपना ही एक ग्रोथ सर्कल रहता है, तो उसको ऑनर कर पाना भी मुझे लगता है एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम पूछ क्या रहे हैं। 2 आवर्स, मैं किसी और से नहीं पूछ रही। हम अपने आप से क्या आशा कर रहे हैं कि जब आई एम सेइंग कि मैं स्पिरिचुअली अभी नेक्स्ट ये होना चाहिए, वो क्या माइंड है, प्री डिफाइंड है मेरा। बड़ी माइन्यूट सी चीजें हैं, बट मुझे लगता है सनिया जी आप इसको थोड़ा और इसमें जाके देखो तो यू विल फाइंड अ न्यू इंटरेस्टिंग स्टफ ऑन इट। थैंक यू मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। ये कि कहीं ना कहीं या
एक्सपेक्टेशंस, कुछ डिफाइंड एक्सपेक्टेशंस डिफाइन कर रहे हैं। थैंक यू सौम्या, थैंक यू सौम्या। यस फ्रेंड्स, कैसा रहा सेशन? सब खुश? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? अब अनम्यूट किसी का को? ऑप्शन दे देते हैं मैम। हाँ, एक बार दे दें। दे दिया। चंपा जी दे देना, किसी के दिल में रह नहीं जाए। यस फ्रेंड्स, किसी को कुछ कहना है आप कह सकते हैं, आप उनको, मैम को। अब थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा सेशन था, बहुत ज्यादा, बहुत एनर्जी। थैंक यू मैम। मैम आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम। सब चीज का जवाब तो मिल गया। थैंक यू सो मच मैम। शंपा मैम। लव यू शंपा मैम, लव यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक लव यू। मुझे बड़ा मजा आ रहा है, तरह तरह के अलग अलग तरह की आवाजें आ रही है, बहुत मजा आ रहा है मुझे। बहुत खुश है, सबको बहुत अच्छा लग रहा है। मैम आ जाया करो अपना घर समझ के। मैम मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, गायत्री शुक्ला जी पूछिए। बड़ी मुश्किल से मैं आई, सोच रही थी पूछूं कि ना पूछूं, तो अभी प्रज्ञा दीदी ने बोला तो हिम्मत आई थोड़ी पूछने की। तो जहाँ तक हाँ जी, जहाँ तक अभी मैंने सबको सुना, तो मैंने अपने से ये सोल्यूशन निकाला है कि विपरीत परिस्थिति में भी हमको अपना काम करते रहना चाहिए। जब एक अभी बहन हमारी बोली है कि उनकी जर्नी अलग है, हमारी जर्नी अलग है, तो एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है कि घर है, घर में सब परिवार है, हर तरीके के लोग रहते हैं, सोल हैं अलग अलग, तो उसी में अगर कोई गलत काम करता है और कर रहा है, तो क्या उसको रोकना हमारा फर्ज नहीं है? उसको करने, उसकी जर्नी है, मेरी जर्नी अलग है, जबकि मेरा फर्ज है उसके गलत की डेफिनेशन कैसे पता लगेगी? बाहर के लिए गलत मतलब कि जैसे गलत नहीं, नेटवर्क का थोड़ा इश्यू है गायत्री जी, मैं आपके प्रश्न को पूरे नहीं सुन पा रही हूँ। आपकी ना आवाज कट रही है, तो वीडियो बंद करिए अपना, 1 मिनट, आपकी आवाज बहुत कट रही है। यस, अब पूछिए, अब पूछिए। हाँ जी, हाँ दीदी, जैसे कि ये तो ठीक है, ये तो मैंने सोल्यूशन निकाल लिया कि विपरीत परिस्थिति में भी हमको सम रहना चाहिए। हमको अपनी जर्नी है, दूसरे वाले की अपनी जर्नी है, लेकिन एक परिवार में इस तरह नहीं होता है कि हम अपना काम करते रहे कि मेरी जर्नी है, उसकी वो जर्नी है। अगर कोई गलत कर रहा है, जैसे कोई रीडिंग कर रहा है, दूसरा डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको क्या करें, उसकी जर्नी अलग है। जैसे उसको कोशिश करता है कि उस कमरे से उठ के उस कमरे में चला जाए, फिर वहां वो उसको डिस्टरबेंस होती है, तो क्या गलत को रोकना हमारा फर्ज नहीं है? मैं ये जानना चाहती हूँ। यही बाहर पूछ सकते हैं कि जैसे आपको, जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हो रीडिंग कर रहे हो और कोई तंग कर रहा है, कोई वर्क कर रहा है, अगर उसको डिस्टरबेंस हो रही है, तो उसको इस चीज पर तो नहीं छोड़ा जा सकता कि ये भाई आपकी जर्नी है, ये मेरी जर्नी है। वो परिवार में उसी के साथ रहना है, कुछ वर्क के लिए नहीं है। अगर थोड़ी देर को तो आदमी अवॉइड कर लेता है, 24 घंटे अगर किसी के साथ में रहना है मैम, तो कहीं ना कहीं तो उसको रोक लगानी पड़ेगी कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होता है। तो क्या इसमें हमारा ईगो आता है? ये हमको प्लीज वो करिए। यहाँ पर सबसे मजेदार बात है कि अगर किसी की वजह से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, जी जी जी, वो पॉइंट सोचने वाली बात है। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बैठी हूँ और आप लोगों के साथ बातें कर रहे हो, पास के रूम में मान लीजिए जोर जोर से हमारा बिग बॉस चल रहा है, तो हम अलग जा सकते हैं, हम अलग जा सकते हैं, ये हमने सोच लिया है। उसके बाद भी हाँ जी 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 बताएं। तो अब अगर मान लीजिए ऐसा हो रहा है और मुझे डेफिनेटली आपसे बातें करने में दिक्कत हो रही है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं दरवाजा इधर का बंद कर सकती हूँ और उनको रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप वो वाला दरवाजा बंद कर लीजिए। लेकिन वहीं पर अगर, क्योंकि आप जो चाहते हैं आप अपना करिए, मैं जो चाहती हूँ मैं अपना कर रही हूँ। यस मैम। और इसी में मैं अगर आपके साथ बात कर रही हूँ, लेकिन मेरा ध्यान जो है वो उधर ही लगा हुआ है,
क्या होगा इनका, बिग बॉस देख रहे हैं ना, ये तो बेचारे बेचारे पता नहीं कितने जन्म इनका तो अब गया। अब मेरे घर में ऐसे ये लोग कहाँ से आ गए, अब मैं तो ध्यान कर रही हूँ इनका उद्धार कैसे होगा। अगर ये हो रहा है तो कहीं हमें ही ध्यान देने वाला है अपने ऊपर, लेकिन अगर मैं इसको ऐसा, मुझ में कुछ नहीं हो रहा, मैं बड़े मजे में हूँ, ठीक है, उनका अपना चॉइस है, और मैं अंदर तक शांत हूँ, तो फिर देन आई एम डन। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ। इट मीन्स अपने को चेंज करना पड़ेगा, चाहे जितनी भी आवाजें आती रहे मैम। भी अंदर से तो देखना ही पड़ेगा, आवाजें आती रहे अच्छा, उसकी व्यवस्था हम जरूर कर सकते हैं। Powerful. आवाजें आ रही हैं उसकी व्यवस्था तो हम कर सकते हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये वाले टाइम में मुझे ऐसा करना है तो मेरी मदद करें। अच्छा, मेरा मतलब ये है मैडम कि अगर कोई गलत हो रहा है तो उसको रोकना हमारा फर्ज है ना, उसमें तो गलत नहीं होगा कि ये उसकी गलत जर्नी है, मेरी को ये कर डेफिनेशन सकते जो हैं। है, यही चीज ना गायत्री जी, ये हम लोगों को समझने वाला है। ये डेफिनेशन कि वो गलत है, ये हमें किससे पता लगेगा कि वो गलत है, नहीं, यानी वो हम जान रहे जज हैं। करें जैसे। अच्छा अच्छा जज कर रहे हैं तभी तो जान रहे हैं ना कि वो गलत है। अच्छा अच्छा, हमको जज नहीं करना है। अब जैसे अगर कोई किसी को काट रहा है, डेफिनेटली आप जाकर उसको रोक सकते हो, वो गलत है। हाँ, लेकिन अगर वो उसी में ही फंसा है और उसको वही सही लग रहा है, आप उसको बता सकते हो। अच्छा, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं उसको, छोड़ दे जो कर रहा है करना। उसके हाँ जी। बाद आप उसके हरकतों से हाँ। आप पर क्या फर्क पड़ रहा है, आपको वो देखना है मेन, मुझे क्या हो रहा है। अच्छा, मेन मतलब अपने आप को देखना है, सारी एक जगह ही पर अपने आप को ही देखना है। जी जी। अच्छा, मतलब एक दो बार उसको, जैसे मैडम ये होता है ना कि अगर गलत हो रहा है तो एक दो बार हमको, जैसे हमको ये लगता है कि ये गलत है या हो रहा है, तो एक दो बार उसको बताना हमारा फर्ज हो जाता है, फिर उसके बाद हम अपना वर्क करने लगे। ये क्या ऐसा हो सकता है? ये मैंने फॉलो किया है कि भाई ऐसा मेरे को करना चाहिए। अगर जो चीज ठीक नहीं लगी है, सबसे पहले तो आपको अपने अंदर देखना है कि ये देखते हुए मुझे क्या गलत लग रहा है। पहला स्टेप, सबसे पहले तो अपने अंदर ही चेक करना है जी कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। तो अब जैसे मैं देखती हूँ कि बंगालीज में कई बार शादी में जो देते हैं वो फिश देते हैं, वो मरी हुई, तो मुझे वो चीज अच्छी नहीं लगी, दुख लगा, मुझे कष्ट लगा। तो मैंने क्या किया कि मैं जब गई, जो मेरे कजन की शादी थी, तो मैं फिश की जगह मैं गोल्ड फिश लेके गई और मैंने वो गिफ्ट किया। वो जिंदा मछली घूम रही थी, वो मुझे अच्छा लगा। तो इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग मैंने कुछ अलग किया जिससे कि मुझे अच्छा लगा। तो क्या किया जा सकता है, क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है? अच्छा, खुद ही अपने आप को कुछ इजाद करना पड़ेगा उसको चेंज करने के लिए। वो आपको ज्यादा आराम देगा इंस्टेड ऑफ कि आप उसी दुख में लगे रहो। जी जी जी, अपने में ही चेंज करना पड़ेगा। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू प्रज्ञा जी। थैंक यू शंपा जी, बहुत सुंदर रहा। बहुत बहुत आभार आपका, हृदय से आत्मवंदन और आभार करती हूँ आपका। बहुत शुक्रिया, आप आए और अपने आत्म जागृति ग्रुप में इतना सुंदर आपने ज्ञान भी दिया और ध्यान भी कराया। मेरे को तो बिना कि कुछ बोले ही सब कुछ समझ में आ गया। सब मेरे अंदर यही चल रहा था, सब क्वेश्चन आते आ गए, सामने ही आ गए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू, लव यू मैम, लव यू। हक कर लेते हैं, एक बार हक कर लेते हैं। हक कर रही है सबको। लव यू, बहुत सारा प्यार। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स। सुवर्णा जी के। थैंक यू मैम, थैंक यू, बाय बाय, लव यू। थैंक यू, बाय बाय। गरम गरम चाय पिए, पकौड़े खाएं। बाय। थैंक यू।